नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 जिसका नाम है जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में जानेंगे। यानी कि इस अध्याय के अंदर हम उन जन संघर्षों की बात करेंगे जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र से जुड़े हुए थे, उन दबाव समूहों की बात करेंगे जो लोकतंत्र से जुड़े हुए थे, यानी कि दबाव समूहों के अंतर्गत लोकतंत्र कैसे कार्य करता है या जो प्रदर्शन समूह होते हैं उनके अंतर्गत कैसे कार्य करता है। उन सब बातों के बारे में हम आज के हमारे इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों लोकतंत्र का अर्थ पता होना चाहिए आपको। बच्चों लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन लोगों के द्वारा, यानी कि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जब लोगों का शासन किया जाता है तो ऐसे तंत्र को बोला जाता है लोकतंत्र। यानी कि लोगों का लोगों से लोगों के लिए शासन। देखिए बच्चों कि लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जो लोगों का शासन हो और लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का शासन हो। ऐसे शासन को क्या कहते हैं? अपने लोकतंत्र। अब सबसे पहले बच्चों अपने एक घटना का जिक्र करते हैं नेपाल की। बच्चों नेपाल के अंदर सन 1990 के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ, कुछ समय तक चला। उसके बाद वहाँ जो लोकतंत्र स्थापित हुआ उसमें वहाँ के राजा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, महान व्यक्ति घोषित किया गया। उसके बाद कुछ समय बाद उनकी हत्या हो गई और उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी राजा बने उन्होंने वहाँ के लोकतंत्र को खंड कर दिया, खत्म कर दिया और वापस उसके लिए जन आंदोलन हुए। उन सब बातों का जिक्र हम हमारे आज के इस अध्याय में करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बना रहा, परंतु वास्तविक सत्ता का प्रयोग लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते थे। और नेपाल के राजा वीरेंद्र ने देश का संवैधानिक नेता बनना स्वीकार कर लिया था। यानी कि सिर्फ संविधान के रूप में नेता एक उच्च पद, यानी कि देश का सर्वोच्च जो अधिकारी है वो बना दिया गया। बाकी जो वास्तविक सत्ता थी वो लोकतंत्र के हाथ में चली गई थी। परंतु एक रहस्यमय घटना के बाद जब वहां के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। नया शासक राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, इसलिए फरवरी 2005 को उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। यानी कि जो ज्ञानेंद्र थे उन्होंने उस सरकार का खंडन कर दिया और अपने आप में सारी जो जितनी भी शक्तियां थी वो अपने हाथ में ले ली। अप्रैल 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरू हो गया क्योंकि वहां के लोग लोकतंत्र चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। तो अब बच्चों पहले उस जन आंदोलन की बात करेंगे जो हाल ही के समय में घटित हुआ। यानी कि अब लोकतंत्र के लिए वहां जन आंदोलन प्रारंभ हो चुके थे और इस आंदोलन ने राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया था। यानी कि राजा ज्ञानेंद्र ने जिन आदेशों के द्वारा उस सरकार को खत्म किया अब वो वापस उनको लेने के लिए बाध्य हो गए थे। आगे देखते हैं नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना, कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे रही। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। राजा वीरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर लिया। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया और राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया था। यानी कि राजा ज्ञानेंद्र ने जो जनता द्वारा सरकार थी उसको क्या कर दिया था? भंग कर दिया था। इन सब बातों के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। 2006 में अब मैं उस जन आंदोलन की बात करूंगा जो राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ चला था लोकतंत्र की वापसी के लिए। 2006 में जो आंदोलन चला उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ में से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना था, यानी कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना था। और संसद की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक 7 पार्टी अलायंस बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का ऐलान कर दिया। बंद का मतलब होता है बच्चों सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, उनमें बाधाएं पहुंचाई जाती हैं। और 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, यानी कि राजा को उसके जो निर्णय थे उन्हें वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया।
और 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था और इसी दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। यानी कि राजा ज्ञानेंद्र ने तीनों मांगों को मान लिया और एक बार दोबारा नेपाल के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो चुका था। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया और राजा की समस्त शक्तियां वापस ले ली गई और इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया। यानी कि इससे पहले 1990 में राजा वीरेंद्र के समय हुआ और इसके बाद 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के समय हुआ। ऐसे ही बच्चों एक घटना मिली बोलीविया के अंदर। बोलीविया अमेरिका, लैटरल अमेरिका का एक छोटा सा देश था। वहां भी एक आंदोलन हुआ सरकार के खिलाफ जिसको जल आंदोलन भी कहा जाता है। आगे देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ था कि बोलीविया लातीनी अमेरिका का एक गरीब देश है। सन 2000 में वहां एक जन संघर्ष शुरू हुआ जो जन साधारण में जल युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि वो जल के लिए युद्ध था। बच्चों इसमें क्या हुआ, वहां की सरकार ने जो जल का जो ठेका होता है वो किसी बहुराष्ट्र कंपनियों को दे दिया और जो वहां के जो जो लोग थे वो चाहते थे कि पहले की तरह जैसे नगर पालिकाओं के द्वारा जल वितरण होता था वैसे ही हो। तो उस क्रम में जो आंदोलन चला था उसी की बात आज हम करेंगे। यहाँ वहां की सरकार ने 1999 को कोचबामाबा नामक नगर में जलापूर्ति का आधिकारिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। यानी कि जो अधिकार था वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया गया। यानी कि अब वहां जल आपूर्ति जो करेगी वो कंपनी ही करेगी, नगर पालिका का उसके ऊपर से हक हटा लिया गया। और इस कंपनी ने शीघ्र ही पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा कर दिया और इससे सब और त्राही त्राही मच गई। बच्चों ये हुआ नुकसान। वहां जो पहले जलापूर्ति किया करते थे वो नगर पालिका के द्वारा होती थी, उसके रेट कम हुआ करते थे क्योंकि सरकार का दायित्व होता है उसके आम व्यक्तियों तक हर एक प्रकार की सुविधाओं को पहुंचाना। पर अब वहां की सरकार ने वो जो जल की आपूर्ति का जो कार्य था वो वहां की एक कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने कुछ ही समय के बाद उसके रेट को 4 गुना कर दिया। अब जो आम जनता जो थी वो पानी भी नहीं खरीद पा रही थी, तो इसलिए वहां पर एक जन आंदोलन की मांग उठने लगी थी। फिर क्या था, लोगों ने शीघ्र ही सन 2000 में एक जन संघर्ष छेड़ दिया और देखते ही देखते अनेक श्रमिक संगठन, सामुदायिक नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने एक गठबंधन की स्थापना की और पहले शहर भर में 4 दिन की हड़ताल की गई। परंतु जब कुछ हाथ न लगा तो हड़तालों का तांता लग गया। यानी कि फिर हर एक शहर के अंदर हर एक राज्य के अंदर हड़तालों की संख्या लगातार बढ़ गई। यानी कि काफ़ी ज़्यादा हड़तालें होना प्रारंभ हो गई और फरवरी 2000 और फिर अप्रैल 2000 में हड़तालें हुई। जैसे जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई वैसे वैसे ही संघर्ष और तीव्र होता चला गया। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों का ऐसा घेराव किया और उन्हें ऐसा डराया कि वे शहर छोड़कर भाग गए। यानी कि वो बहुराष्ट्र कंपनी जो जलापूर्ति करने का कार्य कर रही थी, जिसका कार्य था जलापूर्ति करना, उसके कर्मचारियों को डराया गया, धमकाया गया और वहां से भगा दिया गया और विवश होकर सरकार को दोबारा जलापूर्ति का काम नगर पालिका को सौंपना पड़ा। पानी का यह संघर्ष बोलीविया के जल युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चों यहाँ पे हमने इन 2 एग्जाम्पल्स में देखा जन संघर्ष के बारे में कि जन संघर्ष कैसे होते हैं, कैसे उनको अमल में लाया जाता है। अब बच्चों मैं बात करता हूँ लामबंदी और संगठन की कि ये क्या होते हैं। राजनीतिक पार्टियां, जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उन्हें राजनीतिक पार्टी कहते हैं और राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं ताकि सरकार बना सके। जैसे बच्चों हमारे यहाँ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। एक होता है बच्चों दबाव समूह। दबाव समूह यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से भाग तो नहीं लेता पर वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया में परोक्ष रूप से भागीदारी करते हैं यानी कि प्रत्यक्ष रूप से न करके परोक्ष रूप से करते हैं उन्हें दबाव समूह कहते हैं। और सरकार बनाना या सरकार चलाना कभी भी दबाव समूह का लक्ष्य नहीं होता। यानी कि ये अपने आप को सत्ता में स्थापित नहीं करना चाहते पर ये लोगों की आवाज बनकर उठते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की जो मांगे होती हैं उन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन। अब मैं दबाव समूह के कुछ आंदोलनों के बारे में बात करूंगा कि कौन कौन से आंदोलन दबाव समूह के द्वारा किए गए।
दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, रुचि, महत्वाकांक्षा या मतों वाले लोग किसी समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मंच पर आते हैं। यानी कि एक ही मांग के लोग जब एक मंच पे आते हैं तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। इस प्रकार के समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दबाव समूह जन आंदोलन ही करे, अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों जन आंदोलन के भी। जैसे भारत में समय समय पर बेरोजगारी पर कई आंदोलन होते हैं, तो बेरोजगारी के मुद्दों को छेड़ने वाले छात्र कभी भी राजनीति में नहीं जाना चाहते, पर वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये एक प्रकार का दबाव समूह हो गया। कई दबाव समूह केवल अपने छोटे से समूह में ही काम करते हैं और जन आंदोलनों के कुछ उदाहरण जैसे कि मैं बात करूं तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, शराबबंदी के लिए आंदोलन, नारी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, ये कुछ जन आंदोलनों के उदाहरण थे जो भारत में भी देखने को मिले। वर्ग विशेष के हित समूह, कोई वो समूह जो किसी वर्ग विशेष के लिए कार्य करता है, उनकी मांगों को उठाता है, उसे कहते हैं वर्ग विशेष के लिए हित समूह। जो दबाव समूह किसी खास वर्ग या समूह के हितों के लिए काम करते हैं उन्हें वर्ग विशेष के समूह कहते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल यानी कि वकील, डॉक्टर, शिक्षक के एसोसिएशन। ये कुछ एक विशेष, जैसे कि जो डॉक्टरों का एसोसिएशन है वो डॉक्टरों के लिए आवाज़ उठाएगा, वकीलों का जो एसोसिएशन है वो वकीलों के लिए आवाज़ उठाएगा। ये कुछ विशेष दबाव समूह होते हैं। ऐसे समूह किसी खास वर्ग की बात करते हैं, जैसे मजदूर, शिक्षक, कामगार, व्यवसायी, उद्योगपति और किसी धर्म के अनुयायी आदि। और ऐसे समूह का मुख्य उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना। जैसे कि अगर ट्रेड यूनियन के लोग दबाव बना रहे हैं या कोई आंदोलन कर रहे हैं तो वो सिर्फ ट्रेड यूनियन की ही बात करेंगे। ऐसे नहीं है कि ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं वो अपने मामलों को छोड़ किसी अन्य लोगों के मामलों को वहां उठाना, उजागर करना शुरू कर देंगे। जन सामान्य के हित समूह, अब जन सामान्य के जो हित समूह है मैं उनकी बात करूंगा। जो दबाव समूह सर्व सामान्य जन के हितों की रक्षा करते हैं, यानी कि किसी एक विशेष जाति या विशेष वर्ग के लिए जन समूह ना होकर सभी को समान मानते हुए जो वर्ग समूह होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपने यहाँ। ऐसे दबाव समूह का उद्देश्य होता है पूरे समाज के हितों की रक्षा करना, जैसे कि ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, एक्स आर्मी मैन एसोसिएशन आदि, यानी कि एक्स आर्मी मैन का एसोसिएशन ये लगभग आदि। राजनीति पर दबाव समूह और आंदोलनों का प्रभाव। अब बात आती है बच्चों कि कैसे राजनीति पर इनके प्रभाव पड़ते हैं, चाहे वो दबाव समूह हो चाहे कोई विशेष प्रकार के आंदोलन हो। जन समर्थन, दबाव समूह और उनके आंदोलन अपने लक्ष्य और क्रियाकलापों के लिए जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं, जैसे कि जागरूकता अभियान, जनसभा, पेटिशन आदि। और कई दबाव समूह जनता का ध्यान खींचने के लिए मीडिया को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऐसे स्थानों का घेराव करते हैं जहां मीडिया की आवाजाही बनी रहे या जहां से सीधी जो बातें हैं सरकार तक पहुंचाई जा सके। प्रदर्शन क्या होता है? प्रदर्शन करना किसी भी दबाव समूह का एक आम तरीका है, यानी कि अपनी बातों को रखने के लिए एक जन समूह के रूप में इकट्ठा होना, अपनी बातों को रखना, इसे कहते हैं बच्चों प्रदर्शन करना। प्रदर्शन के दौरान हड़ताल भी किए जाते हैं ताकि सरकार के काम में बाधा उत्पन्न की जा सके। हड़ताल और बंद के द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जाता है ताकि सरकार किसी मांग की सुनवाई करे। जैसे बच्चों अभी देखा गया रेलवे के लिए कई लोगों ने हड़ताल की, गाड़ियों को रोक लिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो जो सरकार की सेवाएं हैं उन्हें बाधित किया गया ताकि सरकार का ध्यान उस ओर खींचा चला आए। लॉबी करना, कुछ दबाव समूह सरकारी तंत्र में लॉबी भी करते हैं। इसके लिए अक्सर प्रोफेशनल लॉबिस्ट की सेवा ली जाती है और कई बार इश्तहार भी चलाए जाते हैं। इन समूहों में कुछ लोग अधिकारी निकायों और कमेटियों में भी भाग लेते हैं ताकि सरकार को सलाह दे सके। इस तरह के समूह के उदाहरण हैं एसोचैम और नेस्कॉम जैसे बड़े बड़े जो समूह बनाए जाते हैं।
राजनीतिक पार्टियों पर प्रभाव। अब मैं बात करता हूं कि इन जन आंदोलनों के दबाव समूहों की राजनीति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं। दबाव समूह और आंदोलन राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर उनका एक खास राजनीतिक मत और सिद्धांत होता है। हो सकता है कि कोई दबाव समूह किसी राजनीतिक पार्टी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सीधा जुड़ा हुआ हो। बच्चों, समय समय पर हमने देखे जैसे कि सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई, नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी गई, आंदोलन किए गए, पर्यावरण बचाओ आंदोलन हुए, तो ये सभी कुछ इन्हीं का एक हिस्सा है। भारत के अधिकांश ट्रेड यूनियन और स्टूडेंट यूनियन किसी न किसी मुख्य पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं। इस तरह के समूह के कार्यकर्ता सामान्यतः किसी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता भी होते हैं, यानी कि कोई एक विशेष पार्टी के नेता या कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। कई बार किसी जन आंदोलन से राजनीतिक पार्टी काफी जन्म होता है, राजनीतिक पार्टी का भी जन्म होता है। इसके कई उदाहरण हैं, जैसे असम गण परिषद, डीएमके, एआईडीएमके, आम आदमी पार्टी। बच्चों, इन पार्टियों का जो उदय हुआ है वो जन आंदोलनों की सहायता से ही हुआ है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी पार्टी का उदय किन जन आंदोलनों से हुआ है। जैसे कि बच्चों कि असम गण परिषद का जन्म असम में बाहरी लोगों के खिलाफ चलने वाले छात्र आंदोलन के कारण 1980 के दशक में हुआ था। यानी कि जो असम जन गण परिषद जो आज एक बड़ी पार्टी के रूप में, एक बड़ी समूह के रूप में उभरा था, इसका जो निर्माण है, जिसका जो उदय है, वो कब हुआ? 1980 के दशक में। किस लिए हुआ? जो असम के अंदर बाहर के जो लोग आ चुके थे उन्हें बाहर करने के लिए। डीएमके और एआईडीएमके का जन्म तमिलनाडु में 1930 और 1940 के दशक में चलने वाले समाज सुधार आंदोलन के कारण हुआ। जैसे कि मैंने डीएमके और एआईडीएमके के बारे में बात की, ये तमिलनाडु क्षेत्र विशेष की पार्टियां हैं और इनका जो जन्म हुआ बच्चों वो उस समय के चल रहे जन सुधार आंदोलनों के कारण हुआ। और आम आदमी पार्टी का जन्म सूचना के अधिकार और लोकपाल की मांग के आंदोलन के कारण हुआ। आम आदमी पार्टी, जिसके आज मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो इस पार्टी का जो जन्म है वो किसके कारण हुआ? सूचना के अधिकार के मांग के कारण हुआ। अधिकांश मामलों में दबाव समूह और किसी राजनीतिक पार्टी के बीच का रिश्ता उतना प्रत्यक्ष नहीं होता। अक्सर यह देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के विरोध में ही खड़े होते हैं। राजनीतिक पार्टियां भी दबाव समूह द्वारा उठाए जाने वाले अधिकांश मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं और कई बड़े राजनेता किसी दबाव समूह से निकलकर भी आए हैं। कई ऐसे बड़े नेता हुए जो कहीं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल का नाम ही मैं लूंगा, तो वो उसी दबाव समूह मान सकते हैं एक प्रकार से बच्चों। तो वहां से निकलकर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बने हैं। दबाव समूह के प्रभाव का मूल्यांकन, कि कैसे इनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए। कई लोग दबाव समूहों के खिलाफ तर्क देते हैं और कई विचारक ऐसा मानते हैं कि दबाव समूह को सुनने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समूह समाज के एक छोटे से वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि जो बच्चों दबाव समूह जो होते हैं किसी एक विशेष वर्ग के लिए मांग ही तो करते हैं, किसी एक मुद्दे को उठाकर सरकार के सामने लेकर आते हैं, किसी एक पर्टिकुलर मुद्दे पर कार्य करते हैं। तो इसीलिए कुछ लोगों की भावनाएं, विचार अलग हैं और कुछ के विचार अलग हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र किसी छोटे वर्ग के संकीर्ण हितों के लिए काम नहीं करता, बल्कि पूरे समाज के हितों के लिए काम करता है। और इसी बीच में कई बार बच्चों जो छोटे वर्ग होते हैं उनका जो संरक्षण है वो अधिक नहीं हो पाता, उनके ऊपर अधिक विचार नहीं हो पाता, तो उसे बराबरी के लिए, बराबर लाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के जन समूह होते हैं जो उनकी मांग उठाते हैं। राजनीतिक पार्टी को तो जनता को जवाब देना होता है, लेकिन दबाव समूह पर यह बात लागू नहीं होती। इसलिए कुछ विचारकों का मानना है कि दबाव समूह की सोच का दायरा बड़ा नहीं हो सकता। कई बार कोई बिजनेस लॉबी या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी कुछ दबाव समूह को हवा देती रहती है, इसलिए दबाव समूह की बात को नाप तोल कर ही सुनना चाहिए। और कई लोग दबाव समूह का समर्थन भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, अलग अलग विचार से, अलग अलग दृष्टिकोण से इन दबाव समूहों को देखा जाता है। कुछ विचारकों का मानना है कि लोकतंत्र की जड़ें
जमाने के लिए सरकार पर दबाव डालना उचित होता है। यानी कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक सरकार के ऊपर कोई विशेष प्रकार का दबाव नहीं दिया जाएगा वो कार्य नहीं करेगी। और ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक पार्टियां सत्ता हथियाने के चक्कर में अक्सर जनता के असली मुद्दों की अवहेलना करती हैं और उन्हीं मुद्दों को जो उठाने का कार्य था बच्चों वो कहीं ना कहीं दबाव समूह कर रहे हैं। यानी कि वो मुद्दे जो वो राजनीतिक पार्टियां छोड़ रही थी उनको सामने लाने का कार्य जो था वो कौन कर रहा है, दबाव समूह कर रहे हैं। और उनको नींद से जगाने का काम दबाव समूह का ही होता है। ऐसा कहा जा सकता है कि दबाव समूह विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में संतुलन का काम करते हैं और सामान्यतः लोगों की असली समस्याओं को उजागर करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमारे आज के इस अध्याय में हमने जन आंदोलनों के बारे में देखा, लोकतंत्र में उनकी भूमिकाओं के बारे में देखा, दबाव समूह के बारे में जाना, दबाव समूह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों को देखा। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।